गाइस, हम सब इंग्लिश बोलना और लिखना चाहते हैं, लेकिन जब हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो इन सब हेल्पिंग वर्ब को देखकर हम डर जाते हैं, क्योंकि हम इन हेल्पिंग वर्ब पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते कि इनका सेंस क्या निकलता है। और जब सेंटेंस में देखते हैं तो हम डर जाते हैं कि भाई इसका मीनिंग क्या होगा। तो आज के इस वीडियो में इन सारे हेल्पिंग वर्ब को मैं आपके दिमाग में इतनी अच्छी तरह से फिट करूंगी कि दोबारा आप इन हेल्पिंग वर्ब को भूल नहीं पाइएगा, हमेशा ये आपको याद रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का है हैड। हैड के बारे में तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। हैड का मीनिंग क्या होता है? चुका था, गया था, ली थी, दी थी। हैड का यूज हम पास्ट परफेक्ट में भी करते हैं, ये आपको अच्छे से पता होगा। जैसे वह जा चुका था, वह आ चुका था। आप ये बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो हैड है ना, ये अकेले नहीं आता है, इसके साथ कोई दूसरा सेंटेंस जरूर आता है। मैं आपको आगे अच्छी तरह से क्लियर कर दूंगी। सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहले लगेगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे हम लोग का एग्जाम्पल है, वह आ चुका था। अब देखिए, आप सिंपल किसी के सामने जाकर ये बोल सकते हैं कि वह आ चुका था? बिल्कुल नहीं बोल सकते। इसके पहले या बाद जरूर कोई सेंटेंस जरूर जुड़ा रहता है। जैसे मैं बोल रही हूं कि तुम्हारे आने से पहले वह आ चुका था। हम सिंपल वह आ चुका था हम नहीं बोल सकते। किसी के सामने खड़े होकर वह आ चुका था, वो समझेगा कि आप किसकी बात करें या क्या बात करें, वो नहीं समझ पाएगा। इसीलिए आपको तो पूरा सेंटेंस बोलना पड़ेगा ना, कि तुम्हारे आने से पहले वह आ चुका था, या फिर राम के आने से पहले वह आ चुका था। तो हैड में ऐसे ही सेंटेंस आते हैं जिसके पहले या फिर बाद में कोई सेंटेंस जुड़ा रहता है। समझे? हैड का क्या काम है? दूसरे सेंटेंस को घसीट कर अपने आगे में लेकर आके खड़ा कर देना और अपने उसके बाद में जाना। जैसे वह आ चुका था, he had come, हम सिंपल बोलेंगे he had come। वह आ चुका था, he had come। लेकिन इससे पहले भी तो कोई सेंटेंस था कि राम के आने से पहले वह आ चुका था। आप कैसे पहचानिएगा कि आपको had का यूज करना है? जब कोई सेंटेंस आप ऐसा बोलेगा ना कि आपके आने से पहले वह आ चुका था, या आपके खाने से पहले वह खा चुका था, तब ऐसे वाला सेंटेंस में आपको हैड का यूज करना है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, मैं जा चुका था। आपके आने से पहले मैं जा चुका था, या रोहन के आने से पहले मैं जा चुका था, तो आई हैड गॉन। उसने खाना खा लिया था, सी हैड ईटेन, मतलब खाना खत्म होने से पहले उसने खाना खा लिया था, सी हैड ईटेन। तो कुछ काम होने से पहले कुछ कार्य हो गया था, उस वाले सेंस में आपको हैड का यूज करना है। आपने तो बहुत बार ये सुना होगा ना, डॉक्टर आने से पहले मरीज मर गया था, या फिर पुलिस आने से पहले चोर चोरी करके भाग गया था। तो इस वाले सेंस में ना आपको हैड का यूज करना होता है। अब नेक्स्ट हैड टू, ये भी आपने बहुत बार यूज किया होगा, लेकिन इसका सेंस क्या निकलता है? इसे कैसे हम समझेंगे कि हैड टू लगाना है? भाई मैं तो समझाऊंगी कि हैड टू कैसे लगेगा। तो इसका मीनिंग होता है करना पड़ा या करना पड़ता था। दोनों सेंस में आपको हैड टू का ही यूज करना है। कई बार आप ऐसे वाक्य बोलते होंगे ना, मुझे वो काम करना पड़ा या फिर मुझे वो काम करना पड़ता था, तब आपको हैड टू का यूज करना है। इसका स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। आप हमेशा इस स्ट्रक्चर को अपने माइंड में फिट कर लीजिएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर अगर आपको याद रहेगा तो इसे आप यूज बहुत ही आसानी से कर सकिएगा। जैसे मुझे जाना पड़ा, मैं जाना नहीं चाहता था लेकिन मुझे जाना पड़ा। या फिर आप बोल सकते हैं मुझे जाना पड़ता था, तो बोलेंगे आई हैड टू गो। दोनों मीनिंग एक ही है, मुझे जाना पड़ा या फिर मुझे जाना पड़ता था। आई हैड टू गो। उसे खेलना पड़ता था। मान लीजिए किसी को क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, लेकिन वह पेरेंट्स उसके चाहते हैं कि वह क्रिकेट खेले, अपने पेरेंट्स की बात मानकर उसे खेलना पड़ता था। तो ही हैड टू प्ले, उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले। उसे खाना पड़ा, सी हैड टू ईट, उसे खाना पड़ा, सी हैड टू ईट। ये हमेशा पास्ट में आप यूज कीजिएगा। मुझे पढ़ना पड़ता था, आई हैड टू स्टडी। मैं आपको जितने भी सेंटेंस अभी बताऊंगी ना, आप वो अपने डेली लाइफ में यूज करते ही हैं। आपकी जो डेली यूज सेंटेंसेस है वो भी कवर हो जाएगी, प्लस आप इन सब के मीनिंग भी अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो वीडियो को एकदम ध्यान से आप देखिए और ध्यान से सुनिए क्या मैं बोल रही हूँ, कैसे सेंस में हैड टू का यूज करना है या कैसे सेंस में हैड का यूज करना है, आपको ध्यान से समझना होगा। मुझे खाना बनाना पड़ता था, मैं खाना बनाना नहीं चाहती थी लेकिन मुझे खाना बनाना पड़ता था।
I had to cook the food. I had to cook the food. उसे बोलना पड़ा. He had to speak. अब ये कितने आम बात है ना, करना पड़ा या करना पड़ता था. आप तो सेंटेंस बहुत बोलते होंगे ना, मुझे वहाँ जाना पड़ता था या मुझे यहाँ आना पड़ता था, मुझे पढ़ाई करनी पड़ती थी, मुझे स्कूल जाना पड़ता था, मुझे ट्यूशन जानी पड़ती थी. तो इस वाले सेंस में आपको हैड टू का यूज करना है. क्लियर? अब आगे देखते हैं. अब है हमारा हैड बीन. हैड पढ़ा, हैड टू पढ़ा. हैड बीन तो पढ़ना पड़ेगा. तो हैड बीन का मतलब होता है किया जा चुका था या हो चुका था. हैड का यूज हम पास्ट के परफेक्ट में करते हैं, लेकिन उसमें हम लोग बीन लगा दिए तो वो पैसिव में चला गया. तो अब हैड बीन को हम लोग पैसिव सेंटेंसेस के लिए यूज करेंगे. इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले ऑब्जेक्ट. पैसिव जब बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट नहीं होता, ऑब्जेक्ट होता है स्टार्टिंग में. ऑब्जेक्ट, उसके बाद आपको लगाना है हैड बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म. जैसे मैंने कहा, काम को किया नहीं गया था. काम को किया नहीं गया था. यहाँ पे देखिए, ये नहीं बताया गया है कि काम किसके द्वारा किया गया था. सब्जेक्ट का यहाँ जिक्र नहीं किया गया है. जिक्र है तो सिर्फ काम का. तो क्या काम अपने आप हो गया था? जी नहीं, काम तो अपने आप नहीं होता है. किसी के द्वारा तो किया गया था, तो उसका जिक्र नहीं किया गया है. The work had not been done. The work had not been done. किसी has, have या फिर had के साथ been यूज कर दीजिएगा ना, तो वो पैसिव में चला जाता है. आप चाहे तो इसमें सब्जेक्ट का जिक्र कर सकते हैं लास्ट में बाय करके, आप लास्ट में यूज कर सकते हैं. लेकिन आपको अच्छी इंग्लिश सीखनी है ना, तो उसका जिक्र मत कीजिएगा. आपके कपड़े अगर मम्मी धोती है तो आप तो अंडरस्टूड है कि मेरे कपड़े तो मम्मी ही धोई होगी. क्लियर? मुझे घर भेजा गया था. किसके द्वारा भेजा गया था? पता नहीं. I had been sent home. किताब बेची गई थी. किसके द्वारा बेची गई थी? राम, मोहन, सोहन. किसके द्वारा? वो भी नहीं पता. किसी के द्वारा तो बेची गई होगी. किताब तो खुद नहीं बिक जाएगा. The book had been sold. The book had been sold. तब had के आप नेगेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो इसमें नॉट का यूज कर दीजिएगा. जब अफर्मेटिव सेंटेंस बनाइएगा तो नॉट का यूज मत कीजिएगा. सिंपल. और कुछ सेंटेंसेस इसके देख लेते हैं. जैसे मैंने बोला, कमरा साफ हो चुका था. मान लीजिए आपके आने से पहले कमरा साफ हो गया था, लेकिन किसके द्वारा हुआ था आपको यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया है. आपको शायद पता होगा कि घर में शायद नौकर चाकर होंगे, उन्होंने कमरा साफ कर दिया होगा, तो आपने उसका जिक्र नहीं किया. सिर्फ बोला कमरा साफ हो चुका था, मेरे आने से पहले कमरा साफ हो चुका था. तो द रूम हैड बीन क्लीन्ड. कमरा साफ हो चुका था. द रूम हैड बीन क्लीन्ड. मुझे पढ़ाया जा चुका था. आई हैड बीन टॉट. मुझे पढ़ाया जा चुका था. आई हैड बीन टॉट. काम किया जा चुका था. द वर्क हैड बीन डन. काम किया जा चुका था. द वर्क हैड बीन डन. हैड का यूज तो आपको पता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको हैड का यूज बताया. लेकिन जब उसमें बीन यूज हो गया तो क्या सेंटेंस बन गया भाई? पैसिव सेंटेंस बन गया. मैंने इतने सारे सेंटेंस बताए, आपको समझ में आ गया होगा कि हैड बीन का यूज कैसे सेंटेंसेस में करना है. अब हम लोगों ने हैड को सीखा, तो हैज हैव को भी तो सीखना पड़ेगा. हैज हैव हमेशा यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में. प्रेजेंट के परफेक्ट में. चुका है, लिया है, ली थी, दी थी, लिया है, दिया है. इन सब में हम लोग हैज हैव का यूज करते हैं. अब मैं आपको हैज हैव का यूज बताने से पहले ये मैं बता दूं कि थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है. बाकी जो आपके बच गए उसके साथ हैव का यूज होता है. ये मैंने आपको काफी बार बताया है, आज भी बता दे रही हूँ, क्योंकि ये जानना ना बहुत ही जरूरी होता है. आप इंग्लिश लिख रहे हो या फिर आप बोलना चाहते हो, ये जरूरी है कि आप समझे थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या लगता है और अदर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है. तो थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज लगेगा, बाकी सब के साथ हैव लगेगा. तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट. जैसे वह गया है. अब आप बोलिएगा मैम यहाँ पर गया है तो कहीं नहीं है, तो आपने गया है क्यों लिखा? तो मैंने क्या बोला? वह गया है. उसके जो जाने का काम है ना वो खत्म कर चुका है. चुका है तो है, वह जाने का जो काम है वो खत्म कर चुका है, वह गया है.
तो ही हैज गॉन। आपको सेंटेंस जरूरी नहीं है यहाँ पर गया है तो गया है नहीं आ सकता, आएगा, गया है आएगा। बस आपको समझना होगा कि सेंटेंस में आप क्या बोलना चाहते हो। वह गया है मतलब उसके जाने का काम जो है वो खत्म कर चुका है, तो चुका है तो है हम लोग का, इसीलिए इसमें हैज का यूज हुआ। क्यों हैज का यूज हुआ, हैव का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ही हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर है। वह गया है, ही हैज गॉन। उसने किताब खरीदी है, ही हैज बॉट अ बुक, ही हैज बॉट अ बुक। उसने पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी, उसने पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी। वह पैसे ले लिया है, ही हैज टेकन द मनी, वह पैसे ले लिया है, पैसा लेने का काम कर चुका है, तो ही हैज टेकन द मनी। मैं खेल चुका हूँ, मेरा खेलने का जो काम है वो खत्म हो चुका है, मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। आई हम लोग का थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं था, इसलिए हम लोगों ने हैव का यूज किया। मैं खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड। हमने परीक्षा दे दी है, वी हैव पास्ड द एग्जाम, हमने परीक्षा दे दी है, वी हैव पास्ड द एग्जाम, तो वी के साथ भी हैव का यूज हुआ। क्लियर? हैव और हैज आपकी क्लियर हो गए। ये प्रेजेंट के परफेक्ट में यूज होते हैं। आपका याद रखना है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, बाकी सब्जेक्ट के साथ हैव। और इसमें आपको याद रखना है, आपको सेंटेंस जो आप काम खत्म कर चुके हैं वैसे वाले सेंटेंसेस में आते हैं, तो आपको ये याद रखना होगा। क्लियर? अब आगे देखते हैं। अब हैज हैव के साथ हम लोगों ने बिन लगा दिया। अब इससे पहले हैड में हम लोगों ने हैड के साथ बिन को जब जोड़ दिया हम लोगों ने तो वो पेसिव बन गया। तो हैज हैव के साथ भी जब जोड़ेंगे तो वो तो पेसिव सेंटेंस में चला जाएगा। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है किया जा चुका है या हो गया है। इसका स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे राम को भेजा गया है, राम को किसने भेजा है, किसके द्वारा भेजा गया है, यहाँ पे नहीं पता है, सिर्फ हम लोग को इतना पता है कि राम को भेजा गया है। तो राम हैज बीन सेंट, राम हैज बीन सेंट। और पेसिव के सेंटेंसेस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ये आपको रट लेना है। पेसिव सेंटेंस आप कभी भी बनाइएगा तो उसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आपको लगाना ही है। क्लियर? तो राम को भेजा गया है, राम हैज बीन सेंट। मुझे बुलाया गया है, किसके द्वारा बुलाया गया है नहीं पता, मुझे घर बुलाया गया है, आई हैव बीन कॉल्ड होम। काम किया जा चुका है, द वर्क हैज बीन डन, काम किया जा चुका है, द वर्क हैज बीन डन। कमरा साफ हो गया है, द रूम हैज बीन क्लीन्ड। किसने कमरा साफ किया भाई? नौकर होंगे घर में तो नौकर ही साफ किए होंगे, नौकर नहीं होंगे तो शायद मम्मी साफ की होगी। तो कमरा साफ हो गया होगा, द रूम हैज बीन क्लीन्ड। किताबें लिखी जा चुकी है, बुक्स हैव बीन रिटन, किताबें लिखी जा चुकी है, बुक्स हैव बीन रिटन। यहाँ पर हम लोगों ने एस लगा दिया ना बुक में, इसलिए इसमें हैव यूज हो गया। मुझे पढ़ाया जा चुका है, आई हैव बीन टॉट, मुझे पढ़ाया जा चुका है, किसके द्वारा पढ़ाया गया? टीचर ही तो मुझे पढ़ाएंगे, तो टीचर का जिक्र नहीं है। मुझे पढ़ाया जा चुका है, आई हैव बीन टॉट। तो हैज बीन में कैसे सेंटेंसेस आएंगे आपको समझ में आ गया। हैड बीन में पास्ट के सेंटेंसेस आएंगे, हैज बीन में प्रेजेंट के आएंगे। कितना सिंपल है ना, बहुत ही ईजी है। आप इसके सेंटेंस आप बहुत ही ईजिली तरीके से बना पाइएगा। तो गाइस मैं आपको कुछ होमवर्क देती हूँ। मुझे पढ़ाया जा चुका था, राम वहां जा चुका था। इन दो सेंटेंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अभी मैं आपको और भी अच्छे से और भी बहुत कुछ समझाने वाली हूँ, तो वीडियो में अभी आगे बने रहिए। अब है हैविंग टू। हैविंग टू के बारे में मैंने अभी हाल में आपको बताया था। हैविंग टू कब यूज करते हैं? पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। मुझे कोई काम करना पड़ रहा है या मुझे कोई काम करना पड़ रहा था, तब हम हैविंग टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैविंग टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मैंने हे और था दोनों लगाया ना, तो यहाँ पास्ट के भी सेंटेंस आ सकते हैं, प्रेजेंट के भी सेंटेंस आ सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है,
मैं पढ़ना नहीं चाहता हूँ, लेकिन पेरेंट्स के दबाव के कारण मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी। उसे खेलना पड़ रहा है, वह खेलना नहीं चाहता है, लेकिन उसे खेलना पड़ रहा है। ही इज़ हैविंग टू प्ले, उसे खेलना पड़ रहा है। ही इज़ हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ईट, तुमको खाना पड़ रहा था, यू वर हैविंग टू ईट। मुझे पढ़ाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू टीच, मुझे पढ़ाना पड़ रहा था, आई वॉज हैविंग टू टीच। उसे वहाँ जाना पड़ रहा है, मतलब वो जाना नहीं चाहता है वहाँ, लेकिन उसको जाना पड़ रहा, कोई मुसीबत आ गई जिससे उसको वहाँ जाना पड़ रहा है, तो मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू गो देयर। उसे बोलना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू स्पीक, उसे बोलना पड़ रहा है, ही इज़ हैविंग टू स्पीक। तो हैविंग टू का यूज़ हम कब करेंगे? जब कोई सेंटेंस में कोई काम करना पड़ रहा है या फिर कोई काम करना पड़ रहा था, तब उसमें आप आंख बंद करके हैविंग टू का यूज़ कर दीजिए, एकदम आपका आंसर राइट होगा। क्लियर? हैविंग टू का यूज समझ में आ गया। अब आगे बढ़ने से पहले एक सेंटेंस हैविंग टू के मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ, ताकि आपके हैविंग टू ना अच्छे से क्लियर हो पाए। तो आपका जो सेंटेंस है वो है, मुझे उससे बात करनी पड़ रही थी। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डू, डज, इसका भी यूज हम बहुत करते हैं। कैसे सेंटेंसेस आएंगे? कोई कुछ नहीं करता, या कोई कुछ नहीं करती, या कोई कुछ नहीं करते। नहीं समझ में आया? एग्जाम्पल में देखेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव रहा तो नॉट का यूज करेंगे, अगर नेगेटिव नहीं रहा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। वह नहीं जाता है, मतलब वह जाने का काम नहीं करता है। मैंने यहाँ बोला ना कोई कुछ काम नहीं करता है, तो वह जाने का जो काम नहीं करता है, तो ही डज नॉट गो, वह नहीं जाता है। आप सेंटेंस जो आप बोलते हैं ना उसको समझिए कि आप क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो सिंपल बोले वह नहीं जाता है, लेकिन यहाँ तो कोई मैंने आपको नहीं बोला कि वह नहीं जाता है, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको सेंटेंस को समझना पड़ेगा कि वह जाने का काम नहीं कर रहा है, तो बोलेंगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो। आप नहीं देखते, यू डू नॉट वॉच, आप नहीं देखते हैं, यू डू नॉट वॉच। क्या वे नहीं जाते, डू दे नॉट गो। अब मैंने आपको ये बहुत अच्छे तरह से बताया कि जब आपको किसी से हाँ ना में जवाब सुनना हो ना, आप जो क्वेश्चन करते हैं उसमें स्टार्टिंग आप हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। जैसे क्या वे नहीं जाते, ये आप क्वेश्चन किसी से पूछ रहे हैं ना कि क्या वे नहीं जाते हैं, तो आगे वाला आपको जवाब देगा हाँ, ना, यस, नो, यही तो जवाब देगा। तो आप क्वेश्चन इस तरह से पूछिएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ। डू दे नॉट गो, दे के साथ डू लगता है, अगर दे के साथ डज लगता तो हम लोग डज लगाते, लेकिन डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ लगता है, तो डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते। और भी इसके एग्जाम्पल देखते और भी अच्छी तरह से इससे सीखते हैं। क्या वह पढ़ाती है, क्या वह पढ़ाती है, डज सी स्टडी। अब सी थर्ड पर्सन सिंगुलर था इसीलिए डज का यूज किए। अब आप किसी से पूछेंगे क्या वह पढ़ाती है, तो आपको क्या जवाब मिलेगा, यस, नो। अगर वो पढ़ाती होगी तो यस, नहीं पढ़ाती होगी तो नो। क्या रोहन स्कूल जाता है, डज रोहन गो टू स्कूल। क्या रोहन स्कूल जाता है, डज रोहन गो टू स्कूल। क्या आपको पता है, डू यू नो। कितना आम सा क्वेश्चन है ना, आप बहुत ही यूज करते हैं। क्या आपको पता है, डू यू नो। क्या आपको पता है, डू यू नो। तो इस तरह के सेंटेंस में आपको डू और डज का यूज करना होता है। क्लियर? अब आगे देखते हैं क्या है। अब डू डज सीख लिए तो डिड को तो सीखना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही नाइंसाफी होगी भाई। इसका मतलब है किसी ने कुछ नहीं किया, नहीं किया। नेगेटिव सेंटेंस तो नॉट का तो यूज होगा भाई। सब्जेक्ट सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। जैसे वह नहीं गया, यहाँ भी वही सेंटेंस है, जाने का काम वह नहीं किया, लेकिन डिड का यूज हम पास्ट में करते हैं। अगर आपको बोलना कि वह नहीं गया है, तब उसमें आप डू डज का यूज कीजिएगा, लेकिन यहाँ हम लोगों ने बोला वह नहीं गया, वह नहीं गया था, ये भी हम बोल सकते हैं ना, मतलब वह जाने का काम नहीं किया था, तो ही डिड नॉट गो।
डू डज में बस इतना फर्क है कि आप वो प्रेजेंट में यूज कीजिएगा और ये पास्ट में यूज कीजिएगा, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच, आपने नहीं देखा, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो, क्या वे नहीं गए, डिड दे नॉट गो। क्या आपको पता था, डिड यू नो, क्या आपको पता था, डिड यू नो। क्या वह खाना बनाती थी, डिड शी कुक, क्या वो खाना बनाती थी, डिड शी कुक। क्या पढ़ाई करते थे, डिड यू स्टडी, क्या पढ़ाई करते थे, डिड यू स्टडी। अब मैंने आपको डू डज और डिड तीनों क्लियर कर दिए। डू डज आपको प्रेजेंट में यूज करना है और डिड का आपको पास्ट में यूज करना है। तो इसमें का भी मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, क्या वह खाना बनाती है, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। पूरे अच्छे से डिटेल में समझाया, बहुत ही इजी लैंग्वेज में समझाया। आई होप ये सारे आपके जो कवर हो गए होंगे। अब मैंने क्या किया, आपके दिमाग में फिट कर दिया। अब आपका क्या काम है, इसे अच्छे से फिट करके ही रखना, इसे बाहर नहीं निकालना। अगर आपको वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब का बेल आइकन ज़रूर क्लिक करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक जो नोटिफिकेशन है मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग।